हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मेडिकल ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में। फिजियोलॉजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उसकी बॉडी में कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं। सॉलिड कंपार्टमेंट है तो वो कितना है, फ्लूइड कंपार्टमेंट है तो उसका रेशियो कितना है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना है। तो ये सब हम आज बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के अंदर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो फीमेल, मेल और इन्फेंट तीनों की बॉडी में सॉलिड कंपार्टमेंट कितना होता है और लिक्विड कंपार्टमेंट कितना होता है, ये हम जानेंगे। तो पहला कंपार्टमेंट है सॉलिड कंपार्टमेंट और दूसरा कंपार्टमेंट है फ्लूइड कंपार्टमेंट। फ्लूइड कंपार्टमेंट जिसको हम टोटल बॉडी वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर। क्लियर। तो अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की बॉडी में 55% वाटर है यानी फ्लूइड है। मेल की बॉडी की बात करें तो इसमें 60% फ्लूइड है और अगर हम इन्फेंट की बात करें तो इसमें 75% फ्लूइड है। 55% फीमेल की बॉडी में फ्लूइड है और रेस्ट ऑफ ऑल सॉलिड कंपोनेंट, यानी 45% सॉलिड कंपोनेंट हो गया, 40% मेल में हो गया और 25% सॉलिड कंपोनेंट इन्फेंट्स में हो गया। अब हमें जानना यह है कि फीमेल की बॉडी में सॉलिड कंपोनेंट ज़्यादा क्यों होता है, यानी 45% सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए होता है क्योंकि फीमेल की बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं लाइक ब्रेस्ट सेल्स, ठीक है, और फैट, ये सब ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, इसलिए सॉलिड कंपार्टमेंट फीमेल का ज़्यादा होता है। वहीं हम अगर फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करें तो 75% कंपार्टमेंट इन्फेंट्स में, सबसे मैक्सिमम इन्फेंट्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर का लॉस होता है वो बच्चों में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी किडनी डेवलप नहीं होती हैं, फुल्ली मेच्योर नहीं होती हैं, ठीक है, और सेवरल मेथड्स के द्वारा उनकी बॉडी से वाटर का लॉस होता है, चाहे यूरिन के द्वारा, वोमिटिंग के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने सबसे ज़्यादा वाटर इन्फेंट्स को दिया है, ठीक है, और सॉलिड कंपोनेंट सबसे ज़्यादा फीमेल्स में होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसके सब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब अगर मैं एक प्रोटोटाइप लूं, एडल्ट मेल जिसका वेट 70 kg है, ठीक है, तो उसमें सॉलिड कंपोनेंट कितना होगा और लिक्विड कंपोनेंट कितना होगा? तो उसमें लिक्विड कंपोनेंट कितना बताया था मैंने मेल में? 60%, यानी 70 का अगर हम 60% निकालेंगे तो दैट इज 42 लीटर। तो 42 लीटर जो है फ्लूइड होता है किसमें? मेल की बॉडी में, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल जो होगा वो सॉलिड होगा, ठीक। अब जो फ्लूइड कंपार्टमेंट है 42 लीटर, ये दो भाग में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड अनदर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। क्लियर? तो ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और बाहर की तरफ जो फ्लूइड है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो अगर मैं जनरली आपसे इस डायग्राम के मेथड से पूछूं कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ज़्यादा है कि एक्स्ट्रा सेल्युलर, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर, लेकिन नहीं, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेल्स का अरेंजमेंट होता है बहुत कॉम्पैक्टली होता है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ज़्यादा होगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कम होगा। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना होता है? 2/3, ठीक है। टोटल फ्लूइड का 2/3 जो है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होगा और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कितना होगा? 1/3। तो यानी 42 का अगर 2/3 निकालें तो 28 लीटर। क्लियर? और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड अगर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 14 लीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 42 लीटर, यानी 42 लीटर का में से 28 लीटर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है और 14 लीटर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। क्लियर हो गया? अब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो है वो फिर डिवाइड होता है किसमें? पहला पार्ट इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, ठीक है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी सेल्स हैं, ठीक है, इसके बीच में जो स्पेस था दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इसी को हम इंटरस्टिशियम भी बोलते हैं। क्लियर? और इसी में वेसल्स रन करती हैं, आर्टरीज, वेन्स, ये सब रन करती हैं। तो अगर हम एक वेसल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर ब्लड बह रहा है तो उसमें आरबीसीज हैं, ठीक है, और प्लाज्मा है, ठीक है। तो आरबीसी जो है दैट इज रेड ब्लड सेल, यानी ये सेल हैं, तो ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आएंगी। वाइल जो प्लाज्मा है
ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। तो क्या हो गया इसमें, इंटरस्टिशियम 1 और प्लाज्मा 2। ठीक है, तो जो 14 लीटर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें से अगर हम इंटरस्टिशियम की बात करें तो वो कितना होता है, 10.5 लीटर, 10.5 लीटर। और प्लाज्मा की अगर बात करें तो दैट इज 3.5 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ईसीएफ जो होता है इंटरस्टिशियम और प्लाज्मा इन दोनों से मिलके बना होता है। क्लियर हो गया? तो हमने पूरा कंपार्टमेंट क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर 70 केजी का एक मेल है तो उसमें 60% फ्लूइड है, यानी 42 लीटर फ्लूइड है, रेस्ट ऑफ ऑल सॉलिड है। 42 में से दो पार्ट कंपार्टमेंट बढ़ गए, वन इज ईसीएफ, अनदर इज आईसीएफ। तो आईसीएफ 2/3 होता है, मैक्सिमम होता है, यानी 28 लीटर हो गया। और ईसीएफ कितना हो गया, 1/3, दैट इज 14 लीटर हो गया। ईसीएफ में दो कंपोनेंट हो गए, वन इज इंटरस्टिशियम जो सेल्स के बीच का स्पेस है वो 10.5 लीटर है, और प्लाज्मा तो वो 3.5 लीटर है। तो इस तरीके से पूरे कंपार्टमेंट्स ये आपके क्लियर हुए। अब इन सब के अलावा एक फ्लूइड हमें और याद रखना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, क्लियर? तो ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, यानी इसको याद रखना है, फ्लूइड ऑक्यूपाइंग कैविटीज, फ्लूइड ऑक्यूपाइंग कैविटीज। ठीक है, फ्लूइड ऑक्यूपाइंग कैविटीज, यानी अगर कार्डियक कैविटी को कर रहा है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, अगर लंग को कर रहा है तो दैट इज प्लूरल फ्लूइड हो गया। ठीक है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, सिनोवियल फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो ये सारे फ्लूइड जो हैं ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड होते हैं, और ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, लगभग 1 लीटर आप इसे मान लीजिए पूरी बॉडी में होता है। ठीक है, कभी कभी इसे ईसीएफ का पार्ट भी कंसिडर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईसीएफ की अगर बात करें तो उसमें इंटरस्टिशियम और नंबर 2 प्लाज्मा था ही था, और हमें कभी कभी इसको ट्रांससेलुलर फ्लूइड को भी ईसीएफ में कंसिडर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। तो यहां पर मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूं फटाफट। फीमेल की बॉडी में 55% फ्लूइड, 45% सॉलिड। मेल में 60% फ्लूइड, 40% सॉलिड। 60% फ्लूइड में से 2/3 इंटरसेलुलर फ्लूइड, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में दो पार्ट हो गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको इंटरस्टिशियम बोल रहे हैं, और नंबर 2 प्लाज्मा। ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा, क्योंकि ब्लड में जो आरबीसीज हैं वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और जो प्लाज्मा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। क्लियर हो गया? और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कभी कभी हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड को भी मान लेते हैं, ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड, यानी वो फ्लूइड जो कैविटीज में रहता है। क्लियर हो गया? अब ये जानने के बाद हमें ये जानना है कि अगर किसी बॉडी में कितना परसेंट टोटल बॉडी वाटर है, कितना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, कितना इंटरसेलुलर फ्लूइड है, ये सब पता करना है। तो उसके लिए कौन कौन सी डाई यूज होती हैं? ठीक है, डाई इंजेक्ट करते हैं, और डाई एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट की को बताती है कि ये कंपार्टमेंट इतना है। तो वो कौन कौन सी डाई हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। अब पहला, अगर हमें टोटल बॉडी वाटर का पता लगाना है, यानी फ्लूइड कितना है, ठीक है, तो अपने एडजेसेंट जो डाई होगी वही यूज की जाएगी। जैसे फ्लूइड है यानी वाटर है, तो वाटर के एडजेसेंट जो डाई हैं एनवायरनमेंट में मौजूद उनका ही यूज किया जाएगा। क्लियर है? तो वाटर को अगर पता लगाना है तो इसके लिए हैवी वाटर का यूज किया जाता है, दैट इज हैवी वाटर डाई। तो हैवी वाटर डाई कौन कौन सी होती हैं? दैट इज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, एंटीपायरीन। ठीक है, तो ये ऐसी डाई हैं कि इनको अगर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो वाटर कंपोनेंट कितना है बॉडी में उसको डिनोट करेंगी। ठीक है, यानी वाटर के एडजेसेंट हैवी वाटर। ठीक है, तो इससे पता लगाया जाता है। अब फ्लूइड के जो कंपोनेंट है वो दो हैं, एक आईसीएफ है और एक ईसीएफ है। तो हम जानते हैं कि ईसीएफ में सबसे मैक्सिमम कौन सा कैटायन होता है? सोडियम। और इंटरसेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन सबसे मैक्सिमम होता है? पोटेशियम। तो यानी सोडियम अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे मैक्सिमम कैटायन है, तो अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का पता करना है तो सोडियम के एडजेसेंट जो भी आइसोटोप हैं उन सबका अगर यूज किया जाएगा तो हम पता लगा लेंगे कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कितना है। क्लियर हो गया? तो सोडियम के एडजेसेंट कौन कौन से आइसोटोप हैं? एक हो गया सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर? ऐसे ही सोडियम थायोसाइनेट, थायोसाइनेट। ठीक है, और रेडियो एक्टिव सोडियम। तो ये ऐसे कंपोनेंट हैं या ऐसे आइसोटोप हैं जिससे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पता लगा सकते हैं। तो कैसे याद रखना है कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा होता है, तो उसके जितने आइसोटोप हैं वो पता लगाएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। क्लियर हो गया? अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए कोई भी आइसोटोप नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड कंपार्टमेंट से अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को घटा दें तो हमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट का पता लग जाएगा। तो हम इसको मैथमेटिकल वे में निकालते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल वे में। क्लियर हो गया? ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो कंपार्टमेंट है, वन इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अनदर इज प्लाज्मा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए कोई आइसोटोप नहीं बना है, पर प्लाज्मा के लिए
आइसोटोप्स हैं। तो कैसे पता लगाएंगे प्लाज्मा कंपार्टमेंट का पता लगाना है? तो प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन, I-125, ठीक है, और इवांस ब्लू, इवांस ब्लू। तो ये कंपोनेंट पता लगाते हैं कि प्लाज्मा कंपोनेंट कितना बॉडी में है। तो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से प्लाज्मा को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पता लगेगा, यानी इंटरस्टिशियम का पता लग जाएगा। तो इन डाई के द्वारा हम पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का पता लगाते हैं, और जिसके लिए डाई नहीं है उसको मैथमेटिकल वे में पता लगाते हैं। क्लियर? ये हो गया डाई के बारे में। अब हम एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बताएंगे कि टोटल इनपुट और आउटपुट वाटर का कितना कितना होना चाहिए और एक आदमी को कितना वाटर का कंजम्पशन करना चाहिए। क्लियर? नाउ डेली वाटर इनपुट एंड आउटपुट, क्लियर? तो अगर हम बात करें इनपुट की सबसे पहले, ठीक है, कि एक आदमी कितना इनपुट लेता है और कितना उसकी बॉडी से आउटपुट होता है। क्लियर? तो अगर हम इनपुट की बात करें तो लगभग 2100 ml वाटर का कंजम्पशन आदमी करता है। क्लियर? और 200 ml जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से बॉडी में बनता है, यानी मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है। तो यानी आदमी की बॉडी में लगभग 2300 ml, ठीक है, वाटर सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इतना वो इनपुट होता है। क्लियर हो गया? और वहीं मैं अगर आउटपुट की बात करूं तो स्वेट से लगभग 100 ml, फीसिस से लगभग 100 ml, ठीक है, और यूरिन से लगभग 1400 ml जो है वाटर का आउटपुट होता है। तो यानी कितना हो गया टोटल? 1600 ml हो गया। तो यानी स्वेट और फेसेस बराबर बराबर है, यानी 100 ml है, और यूरिन से आप जानते हैं सबसे ज्यादा वाटर आउटपुट होता है, यानी 1400 ml होता है। तो 1600 ml ये लॉस हो गया। प्लस इसके अलावा कुछ इनसेंसिबल लॉस होता है, इनसेंसिबल लॉस यानी ऐसा लॉस जो दिखाई ना दे। ठीक है, इनसेंसिबल लॉस यानी वो कौन कौन सा होगा? नंबर 1 स्किन से, और नंबर 2 लंग्स से, नंबर 2 लंग्स से। तो स्किन से कितना लॉस होगा? स्किन से लगभग 350 ml लॉस होता है, 350 ml लॉस होता है स्किन से। ठीक है, और लंग से कितना होता है? वो भी 350 ml का लॉस होता है। यानी स्किन और लंग यानी जो इनसेंसिबल लॉस है वो बराबर बराबर है, यानी स्किन से और लंग से 350 ml के लॉस हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 700 ml हो गया। ठीक है, तो 1600 और 700 अगर आप सम करें तो ये भी 2300 ml आता है। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट 2300 ml इक्वल हो गए। यानी अगर किसी आदमी को डिहाइड्रेशन से बचना है तो उसे आउटपुट 2300 ml है, इससे ज्यादा वाटर कंजम्पशन करना होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर डिहाइड्रेशन से बचना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचना है तो उसको 2300 ml से ज्यादा वाटर का कंजम्पशन करना होगा, क्योंकि इससे कम करेगा तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी। तो यानी नॉर्मल इनपुट जो है, तो नॉर्मल कंजम्पशन जो है वो कितना होना चाहिए? 2300 ml से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल कंजम्पशन जो है ग्रेटर देन 2300 ml से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने बॉडी के कौन कौन से कंपार्टमेंट हैं, सॉलिड कंपार्टमेंट, फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ा, कितना कितना रेशियो में इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन सी डाई जो है इन कंपार्टमेंट्स का पता लगाती है वो हमने पढ़ा, और कितना वाटर का कंजम्पशन एक आदमी को करना चाहिए, कितना इनपुट आउटपुट है वो हमने पढ़ा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक यू।